आज के शो में नेशनल बैंक के सदर की तैनाती तालीमी काबिलियत के मेयार में क्या लचक दिखाई गई? नेशनल बैंक के सदर की तैनाती पर उठते संगीन सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि अक्सर गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर सवालात उठाते रहते हैं। जहाँ कहीं भी गवर्नेंस स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कुछ आता है नज़र, तो वी रेज क्वेश्चंस। हम मामलात को उठाते भी हैं, हम मामलात पे डिस्कशंस भी करते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर आरिफ उस्मानी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और आरिफ उस्मानी साहब से उनकी अपनी अपॉइंटमेंट के हवाले से उठने वाले सवालात, कुछ एतराज़ात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो स्टैंडिंग कमेटी में भी रेज हुए, और इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं जो कि ज़ेर समाअत हैं आला अदालतों में, वो तो नहीं, लेकिन ओवरऑल हम ज़रूर जानेंगे कुछ अहम सवालात कि आखिर ये कंट्रोवर्सीज उनकी अपॉइंटमेंट पर क्यों उठ रही हैं। क्या इसके पीछे किसी हुकूमती शख्सियत का हाथ है? अगर है तो वाज़ेह तौर पर असल हक़ाइक़, असल सच्चाई है क्या? ये आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। जनाब आरिफ उस्मानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आरिफ उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नेशनल बैंक के वालेकुम साहब, पहले इसी से, क्योंकि आपका जो कैरियर समरी है जो हमने पढ़ा भी, आपने तकरीबन 40 साल का, 36 साल का उसमें लिखा है, इट इज़ 40 ईयर्स एक्सपीरियंस, और उसमें ADIB, मशरिक बैंक, सिटी बैंक, सांबा फाइनेंशियल ग्रुप, ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड एक्सपीरियंस पे कोई सवाल नहीं। जो एजुकेशन है जो आपकी रिज्यूमे में है, दैट इज 1977 से 1980 जो आपने की है, दैट इज फर्स्ट क्लास BSc ऑनर्स इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। जी। अच्छा, इस पे सवाल पहला मेरा यही है, क्योंकि जो अखबार में एड वैकेंसी अनाउंसमेंट का गवर्नमेंट का आया है ऑन 30/9/2018, वहां पर लिखती है हुकूमत की तरफ से जो वैकेंसी अनाउंसमेंट आती है फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, वहां लिखा जाता है कि द रिक्वायरमेंट इज मिनिमम बैचलर्स डिग्री इन द डिसिप्लिन ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एनी रिलेटेड फील्ड। जी ये होता है। तो नाउ यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये आप फाइनेंस डिवीजन पे जाके अप्लाई करते हैं और आपकी डिग्री है फिजिक्स, theoretical physics, which is basically mathematics. तो is it anyway related to this? किस तरह से, मतलब क्या हुआ ये? I think it's related. I was hired, मैं जब सिटी बैंक में 1981 में हायर हुआ था, तो on this basis of being somewhat numerical in my education, and there was a lot of questions raised at that time also, that why was Citi hiring people from non-business backgrounds. But we were sent for 6 months to Athens for training, which is like a mini MBA, and at the end of that accounting or basic business or treasury or operations का जो मैंने कोर्स किया, उसमें बाकायदा हमने इतना सीख लिया था कि 1.5 साल बाद मैंने उसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स और ऑपरेशंस पढ़ाया भी था। तो I think that the background of theoretical physics etc. allows you to have that flexibility of adaptation. और उसके बाद 40 साल मैंने बैंक में काम किया। फाइनेंशियल मॉडलिंग में मुझे बहुत आसानी हुई, अकाउंटिंग में बहुत आसानी हुई, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था। और दुनिया के 9 मुल्कों में मैं काम कर चुका हूँ। और आपको पता है पाकिस्तान आने की वजह यही थी कि कुछ पाकिस्तान अपनी, आई एम 63 years old, मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन का पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन को दे सकूँ, तो इसलिए आ गया हूँ वापस। और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन आपने जो बताया कि आपने ट्रेनिंग की और नो डाउट एक्सपीरियंस 40 साल का जो आपका है उस पर कोई सवाल नहीं जी, और उसके बाद आदमी इतना सीख भी जाता है, लेकिन जो डिग्री रिक्वायरमेंट थी, दैट इज अ बैचलर्स ग्रेजुएशन इन फाइनेंस बिजनेस इन अ रिलेटेड फील्ड, इन अ रिलेटेड फील्ड। See, a lot of the business institutions in banking institutions in America, you will see a physicist running several banks. जी, so there's no in terms of bar on physics being a related field, theoretical physics, especially because it's very mathematical. Right. So I don't see any, I mean, sort of restriction in people from other fields. अगर आप समझते हैं कि है तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, मैं तो अप्लाई कर रहा था बिकॉज मुहिब वतन होके मैं पाकिस्तान आना चाहता था। लेकिन जिस तरह सिटी बैंक में तो आप कह रहे हैं ना कि दैट वाज अ नॉन फाइनेंस ग्रेजुएट उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर क्योंकि because they were taking people from a different field and training them. Physics is not treated as a related field to finance, banking and economics. Theoretically मतलब मैथमेटिक्स ज्यादा है उसमें, मैथमेटिक्स है, मेरी बहुत मैथमेटिक्स थी। और theoretical physics is highly used in treasury and derivatives and is the basis of all financial decisions. So actually maybe they were hiring me at that time to take me into the treasury function, but subsequently फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वगैरह में उसमें मॉडल। लेकिन आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम था, दे शुड हैव सीन दिस, मतलब, लेकिन you should have, if they felt that I was not qualified, I would have
it would have come through an interview, but if you look at my career, जहाँ मैंने नौकरी की है, जिस मुल्क में काम किया है और जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है, अगर उसके लिहाज से आप समझते हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो that time will tell. But I am very confident of being put across. I consider myself a specialist in risk management and corporate banking, and I think if I had to say, अगर मैं एक अपनी क्वालिटी डिस्क्राइब करूँगा, वो मुश्किल एनवायरनमेंट में अच्छी बिजनेस करना मुझे आता है. अफ्रीका में, हांगकांग में, सिंगापुर में, स्लोवाकिया में बहुत मुश्किल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स थे. एशियन क्राइसिस हुआ था 96-97 में, मैं हांगकांग में था. तो आई थिंक इट्स एनालिटिकल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स के थ्रू आती है, वो इंपॉर्टेंट है, और लोगों से रिलेट करना मुझे आता है. तो नहीं सर, वो स्किल्स पे तो मैं कोई सवाल उठा भी नहीं रहा. दैट इज आई एम सेइंग कि मैं स्किल्स पे बात ही नहीं कर रहा. आई एम सेइंग कि मैंने तो पहले सवाल में कहा कि 40 इयर्स एक्सपीरियंस मींस कि आप 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने बैंकिंग की है. और वो नो डाउट उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, और आपने उसमें सीखा भी होगा, कोर्सेज भी किए होंगे. But अगर there is a technical violation of them, it's really something for the government to defend. For the government to defend. I can't defend. But I can only defend through performance. You can only defend through your performance. लेकिन ये कि जैसे as an applicant, और आप नंबर देख लें नेशनल बैंक के पहले 1.5 साल के नंबर आपने शायद देखे. तो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो सर हम बात करेंगे, लेकिन मैं कह रहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी कहीं अगर अप्लाई करते हैं, मैं करता हूँ, तो इन माई माइंड ये है कि आई हैव ऑल द स्किल्स जी, लेकिन बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्राइटेरिया के अब ये जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया स्टेट बैंक का, यू नो द you went through that. So I went through twice because I was also country manager of Citibank. Yeah, Citibank. And then before that I went through in Saudi Arabia with the SAMA, Saudi Arabian Monetary Authority, with the UAE Central Bank. Exactly. And actually that brings me nicely to one of the questions we were discussing pre-discussion, which was the money laundering case. जो prudential regulations state bank ही कहती हैं, they also say this कि the minimum qualification should be a graduation in banking, finance, economics, business administration. और जैसे एडवर्टाइजमेंट में तो और था, इसमें था एंड रिलेटेड फील्ड्स, जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस कहती हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की. तो ये हुकूमत का ही काम था. आप कहते हैं कि दे शुड हैव ओवरसीड इट, कि वो चेक करते हैं, यानी एज एन एप्लीकेंट आपका उस पर कोई वो नहीं था इसमें. नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आई एम अ बैंकर. यू जस्ट अप्लाइड 40-year career banker, and I applied with the intention of coming back and contributing to Pakistan. If they felt that I was inadequate through interview process or through my checkups that they must have done to my other employees, I was very comfortable doing what I was doing elsewhere, and I wouldn't have come. So exactly. तो ये this was the government's job to oversee it, कि आपको वो देखे नहीं करे, लेकिन फिर भी आप एज एन एप्लीकेंट, आपको नहीं लगता कि आपकी फिजिक्स की डिग्री थी और आपने अप्लाई कर दिया, आपको आपकी कोई वो नहीं थी, आपको नहीं लगता? मैं समझता हूँ बैंकिंग आती है. आप समझते हो आपको आती है डेफिनेटली, 40 साल का तजुर्बा आपको. पीएससी रूल्स जो थे इस पर, जो एनेक्सर ए एनेक्सर बी होता है, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट. आपने भरे हैं फॉर्म्स एनेक्सर ए एनेक्सर बी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 के तहत जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग के गाइडलाइंस हैं, देयर इज अ डिक्लेरेशन आल्सो. हैव यू बीन थ्रू दैट? आपने अप्लाई किया उसके? जी, मेरे ख्याल से जो मैंने रिक्वायरमेंट्स थे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसर ने मुझसे भरवाए थे. कुछ मुझे याद नहीं कि फॉर्म का नंबर और नाम. अच्छा, नहीं जैसे आपने ये एनेक्सर बी, देयर इज एनेक्सर बी, ये भी आपकी जो जॉब हायरिंग प्रोसेस है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. एनेक्सर बी है जो कहता है कि आई हियरबाय डिक्लेयर, दैट इज अ डिक्लेरेशन, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इनएलिजिबल टू एक्ट एज चीफ एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ द SECP ऑफ पाकिस्तान वाइड द पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस 2015 एंड इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक. यू हैव साइंड इट, द डिक्लेरेशन. I had been CEO here before. Yeah. In Citi. But not of a public sector entity. This is for public sector organizations. But I mean the state bank requirements are common for competency. But these are SECP guidelines and these are public sector entities rules 2013, उसके accordingly for public sector companies. तो साइन तो किया था. साइन आपने इस डिक्लेरेशन पर साइन किया हुआ था? जी. You must have signed. ना करें. नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपने साइन किया हुआ नहीं किया हुआ. ये डिक्लेरेशन अगर स्क्रीन पे पब्लिक सेक्टर पीएससी रूल्स के हवाले से एनेक्सर ए एनेक्सर बी, आप कहते हैं आपने साइन किया? ये मुझे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे, मैंने साइन किया था थ्रू माय सेक्रेटरी नेशनल बैंक. तो ये मैं एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट का नाम वहाँ मुझे याद नहीं है वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग. आपने डिक्लेरेशन तो पढ़ी होगी ना सर? साइन कुछ तो मैंने डिक्लेरेशन पढ़ी थी और कुछ भी साइन भी किए थे. यही लफ्ज थे डिक्लेरेशन में कि आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेंबर. अच्छा, you don't remember these particular words, I don't remember. But they didn't pass my. मतलब उसके साथ एक फॉर्म भी था एनेक्सर ए में, उसमें मतलब आपने अगर भरा होगा तो उसमें एनेक्सर ए में फॉर्म भी होता है. दिस इज ओनली आई एम आस्किंग क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के सीईओ की हायरिंग करनी है. दीज आर द गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट. उसमें योर तमाम आपकी डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेशनलिटी, CNIC, फिर द वर्क एक्सपीरियंस, देन एजुकेशन, उसके बाद डिग्रीज एंड देन एक्चुअली नेशनलिटी की भी इशू कंट्रोवर्सी आपको पता है चल रही थी कि मैं आई हैड अनदर नेशनलिटी
so which I had to surrender. So I did surrender. इसमें ये भी था कि फिटनेस एंड प्रॉपर्टी फॉर द जॉब इन विद द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया यू हैव टू राइट नॉट मोर देन 500 वर्ड्स कि आप फिट करते हैं जॉब में. यू हैव फिल्ड दिस फॉर्म एनेक्सर ए एनेक्सर बी. I don't remember filling up the 500 word thing. अच्छा, I don't remember. I don't. चले नहीं, मुझे नहीं भरा, मैंने नहीं भरा. सही. चले, ट्रू इनफ. आपने बताया कि आपको याद नहीं. चले, ठीक है. नहीं, अच्छा, याद नहीं. मैंने तो कोई ऐसे नहीं लिखा था अपने बारे में. अच्छा, ऐसे नहीं लिखा. कंट्रोवर्सी डिक्लेरेशन भी याद है आपको? जी, ये मैंने जो अपना रेज्यूमे जो आपको दिया था जी, वो रेज्यूमे भेजा था. उसमें मैंने व्हाई आई एम सूटेबल फॉर द जॉब में पूरा पैराग्राफ लिखा था, एक माय करियर समरी, एंड दैट वाज कट एंड पेस्ट इनटू दिस फॉर्म. आई थिंक दैट वाज माय सबमिशन टू द गवर्नमेंट और why I considered myself suitable for that role. मतलब ये फॉर्म आपने भरा था या किसी और ने, मतलब आपने भरा था, खुद साइन किया होगा? जी जी, मेरे कुछ बायोग्राफिकल डिटेल्स शायद जामिन साहब जो हमारे बैंक के सेक्रेटरी उन्होंने भर के भेजे थे. ठीक है, मैंने साइन किया. तो आपने साइन किया था, लेकिन आपको याद नहीं कि डिक्लेरेशन पे आपने किया या नहीं किया? एग्जैक्टली आपको याद. अच्छा, ये जो असद उमर साहब वाला जो सवाल है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं उस पर आना चाहता हूं. प्लीज पूछिए. तो अगर हम वो शॉर्ट सुना सकें, जो पहले एक आपने जो खुद एक तकरीब में असद उमर साहब किस तरह हुआ हायरिंग आपकी, आप ही का. मैं आपको बता देता हूं. मैं एक से सुना के फिर आपसे सवाल, ये अगर हम सुना सके जी, लेट्स से दिस फर्स्ट. नई गवर्नमेंट आई तो असद उमर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको मैं ओब्लिकली जानता था. उनके बड़े भाई मुनीर कमाल मेरे बॉस थे सिटी बैंक. तो मुनीर ने कहा असद बैंकर ढूंढ रहा है, और तो मैंने असद को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा. तो उनका जवाब आया बहुत जल्दी, और उन्होंने कहा आप जैसे कहते नहीं वो इश्तिहारी मुलजिम से कि आप वापस आ जाए, कुछ नहीं कहेंगे. तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा वापस, मगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन मैं बना रहा हूँ, आप आए. मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, सिर्फ शायद मैं कोई बैंक चला सकता हूँ. तो उन्होंने कहा अच्छा, बैंक नेशनल बैंक का भी मैं प्रेसिडेंट ढूंढ रहा हूँ, तो आप अप्लाई कर दें. तो मैंने कहा मैं भेज दूंगा. तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे अपना रेज्यूमे भेज दिया. उनका नहीं भाई, व्हाट्सएप पे नहीं भेजे, गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट है वहां भेजे, प्रॉपर्ली अप्लाई करें. तो मैंने वो वेबसाइट देखी, तो उन्होंने वेबसाइट भी मुझे खुद उन्होंने असद ने फॉरवर्ड की, मैंने भेजी. तो ये मतलब पूरा प्रोसेस जो बैकग्राउंड था. नहीं वो तो उसका ये तो एनेक्डोटल किस्सा है कि मेरी असद को आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर बिकॉज आई हैड बैकग्राउंड व्हेन आई वाज इन सिटी हियर. वो एंग्रो के सीईओ थे. अच्छा. तो उनसे ताल्लुकात थे, वो हमारे क्लाइंट थे, बहुत बड़े सिटी बैंक के बहुत बड़े क्लाइंट थे, और वो सिटी बैंक में एज एन इंटर्न काम भी कर चुके थे. तो असद से मुलाकात तो थी. ही वाज अ नोन पर्सनालिटी before he joined the government, and when he joined the government I congratulated him, and I said I expressed a desire to come back to Pakistan to work with this new government, and he said मैं वो public private partnership या कुछ. मैंने कहा यार मुझे तो सिर्फ बैंकिंग आती है. this is true. लाइक अपने दोस्त से आदमी बात करता है, किसी जानने वजह से, ऐसे आपसे बात हो रही है बिल्कुल कैजुअली. अच्छा. तो मैंने वो नेशनल बैंक के लिए अप्लाई कर दो, तो मैंने अप्लाई कर दिया. मैंने कहा ये रेज्यूमे मेरा चेक कर लें आप. उनका वहाँ भेजो, यहाँ मत भेजो. वहाँ भेज दिया. अच्छा, ये इसी तो बिल्कुल यही इसी तरह हुआ था. उन्होंने मैंने उनको दिखाया था कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस है. नहीं, जो पहली गुफ्तगू आपके असद उमर साहब से हुई उसी में मतलब सीवी की बात ये हुई कि आप अप्लाई नहीं, पहले तो मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ कंग्रेचुलेटरी दिया था. अच्छा. तो उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली उनसे फोन पे बात भी नहीं हुई थी, बल्कि व्हाट्सएप पे ही हुई. अच्छा, व्हाट्सएप पर ही एक ही दिन में बात हुई कि सारी अप्लाई दूसरे दिन हुई थी. दूसरे दिन हुई. दिस मस्ट बी उनकी अपॉइंटमेंट के फौरन बाद, मतलब 18 अगस्त में वो अपॉइंट हुए. ही वाज इट वाज 20th अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और अक्टूबर. when he said interviews will take place, several people will apply, you go through the process. So we went through the process. I mean, Asad Umar had the only influence he had in my process was introducing me to the process. Yeah, and then he completely took the back seat after that, and I was interviewed by. मैं से भी पूछना चाहता कि पहली बात कि ये जो असद उमर साहब से बात हुई है, उनकी अपॉइंटमेंट, ही वाज अपॉइंटेड इन द ऑफिस एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 20th अगस्त 2018, 20 अगस्त. तो उसके फौरन बाद ही उन दिनों में हुई या कुछ 1-1.5 महीने बाद? हो सकता है उससे पहले हुई हो और उसके बाद भी हुई हो, क्योंकि उसके पहले मतलब जब हुकूमत जीती थी इलेक्शन, तो शायद मैंने उनको कहा होगा, बिकॉज ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर डेजिग्नेट. अच्छा, ही वो क्या अंडरस्टूड था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे. एग्जैक्टली. ठीक है. तो वो यानी उन दिनों में फोन चेक करके बता सकता हूं. नहीं वो एग्जैक्टली डेट तो ही नहीं याद आती, लेकिन सवाल ये इसलिए था क्योंकि जो फिर ऐड आया वो 30/9/2018 को आया, 30 सितंबर 2018 को आया. असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने 20 अगस्त 2018. उसके बाद ही हुई. तो क्योंकि जो ऐड आया, तो दूसरा सवाल ये था कि इससे पहले जो एड्स आए फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक, जो ओल्ड प्रिंट एड्स आए अखबारों में, जैसे मिसाल के तौर पर 2017 में जो ऐड आया, उस 2017 के ऐड में और 2017 के ऐड में, जैसे 9 जनवरी 2017 के ऐड में द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिडेंट वाज मास्टर्स डिग्री,
और इसी तरह 2013 को जो 17/9/2013 को ऐड आया उससे भी द रिक्वायरमेंट फॉर 17 सितंबर 2013 को जो से पहले प्रेसिडेंट हायर होते हैं, जो पास्ट पीआर प्रेसिडेंट हायर हुए थे, उससे भी द डिग्री रिक्वायरमेंट वाज मास्टर्स। तो ये जो ऐड आया, अच्छा आपने इस दौरान ये बताया था कि यू आर ग्रेजुएट, आप मास्टर्स नहीं है? नहीं, तो असद को तो पहले ही पता था, बिकॉज़ मैं तो कराची में काम कर चुका था। उनको आपकी डिग्री पता थी कि डिग्री भी है? सर असद से पूछें आप। नहीं, मैं आपकी बात हुई तो आपने उन्हें बताया कि यार मैं सीईओ नहीं बन सकता क्योंकि आई डोंट हैव एन एमबीए, ऐसी कोई बात नहीं बताया आपने? नहीं बताया था। वो जो इंटरव्यू प्रोसेस था उसमें कई लोगों ने अप्लाई किया था जिनके पास बीबीए था, बीएससी ऑनर्स था लंदन से, क्योंकि असल में मास्टर्स पाकिस्तान का जो है हमारे 16 साल एजुकेशन के बाद होता है, तो हमारी 13 साल की ए लेवल्स की एजुकेशन होती है, 3 साल में हमने ऑनर्स डिग्री की, तो 16 साल की एजुकेशन तो हमारे पास भी थी ना। लेकिन मास्टर्स डिग्री, जो मास्टर डिग्री, लोकल मास्टर्स डिग्री और बीएससी ऑनर्स इज अ डिफरेंट डिग्री। तो वो तो 16 साल की एजुकेशन, इट इज नाउ पाकिस्तान में भी 4 ईयर की डिग्री हो गई है बैचलर्स की, दैट मेक्स इट 16 इयर्स, लेकिन मास्टर्स इज 18 इयर्स, देन 17 और 18 इयर्स। जी, डिपेंड्स ऑन द मास्टर्स यू वांट टू डू। तो ये यानी आप ये कह सकते हैं कि ये बात, ये गुफ्तगू की वजह से तो नहीं ऐड मैनूवर हुआ? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये तो ऐड में तो बहुत लोग अप्लाई कर चुके थे मुझसे पहले जिनकी बीएससी डिग्री है, बल्कि आपको वो भी शायद पता हो कि आई वाज if Asad had something to do with directly my hiring and wanted me hired instead of other people, then I think the committee had decided, I'm told, on somebody else who didn't accept the job. And then I was second in line or something. ये भी पता होगा आपको। ठीक है, मुझे पता। लेकिन ये वैकेंसी अनाउंसमेंट जो 13 सितंबर 2018 को आई है, तो उस वक्त आप जब वेबसाइट पे जाके आपने किया, जो आपने बोला भी कि ये 18 में आई थी 2018 39/2018। मैंने एक्चुअली, उन्होंने मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया था SO3 बैंकिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वहाँ रेज्यूमे भेजने को कहा था, तो वहाँ भेज दिया था। अच्छा, तो वो मिनिस्ट्री इन रिस्पांस, आई थिंक इट्स द सेम वेबसाइट दैट इज मेंशन्ड इन द, ये जो ऐड है, ये वैकेंसी अनाउंसमेंट का, ये तो 39/2018 को आया था। तो इसके बाद ही भेजा? इसके बाद भेजा आपने? कि बात तो आपकी 20, हाँ आप बात कह रहे हैं शुरू में हुई ना आपके असद उमर साहब से? मेरी व्हाट्सएप एक्सचेंज हुई है। आई डोंट नो इफ दिस एड हैड ऑलरेडी कम और नॉट, आई कैन एब्सोल्युटली चेक एंड लेट यू नो इफ यू वांट डेड सर्टेनिटी। आई कैन चेक माय फोन राइट नाउ, इट्स विद माय कॉलीग आउटसाइड। चलें, एक ब्रेक के बाद वील कंटिन्यू द डिस्कशन। नमानी साहब मौजूद हैं, कुछ और अहम सवालात हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। आरिफ उस्मानी साहब सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आरिफ उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया, आप एक बार फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा साहब, क्योंकि अब जो दूसरा अहम मौजू है, जो दूसरा अहम टॉपिक है, दैट इज अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में भी, वैसे स्टैंडिंग कमेटी में जो मैंने पहला सवाल पूछा था वो भी इसलिए उठाया था कि वहाँ पर भी स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द स्टेट बैंक कि जो इससे कबल 2 सदर हायर हुए नेशनल बैंक के, और अब जो हायर हुए, तो इसमें कोई प्रोसेस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? वो आप ये कह रहे हैं कि आपको जो सामने ऐड आया, यू जस्ट अप्लाइड इट? No, I have to respond to what the government is. I think the problems of with my hiring, anything they relate to the government, they have to answer it. If they feel that it was done improperly, then I think the results will be taken care of by them. Exactly. अच्छा, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है, इसमें जो ये भी मामला रिपोर्ट हुआ, दैट वाज जो चार्जेस थे, दैट वर, उसके बाद जो डिस्चार्ज हुआ बताइएगा, हम दिखाएंगे भी। लेकिन उसमें ये था कि दैट यू बीइंग अ डायरेक्टर, दैट यू आरिफ उस्मानी एंड एन एम्प्लॉय फ्रैंकलिन बीइंग अ डायरेक्टर, और ये द फेडरल गवर्नमेंट हैज प्रेफर्ड अ 4-count चार्ज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट सिटी बैंक नाइजीरिया था। 4-count चार्ज था इसमें, दैट यू बीइंग अ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय रिस्पेक्टिवली ऑफ सिटी बैंक नाइजीरिया एट लेगोस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट फेल्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटीज एंड एड्रेस ऑफ योर कस्टमर्स, उनकी डिटेल्स हैं, बिफोर ओपनिंग अकाउंट्स और एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन विद देम, एंड देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस कॉन्ट्री टू सेक्शन 5 एंड सेक्शन 15 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 2 ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ नाइजीरिया ऑफ 1995। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, ये चार्ज था। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज़ मैं 2001 अर्ली टू मिडल ऑफ 2001 से लेके 2002 अगस्त तक नाइजीरिया का चीफ एग्जीक्यूटिव था, सिटी बैंक नाइजीरिया का मैनेजिंग डायरेक्टर था। इट वाज 75% एट दैट टाइम ओन्ड बाय सिटी, बाकायदा डायरेक्टर बोर्ड थे, एक्सटर्नल डायरेक्टर्स भी थे। तो जो भी ट्रांजैक्शंस उस जमाने में होते थे, एज CEO ऑफ अ कंपनी यू आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। सही, आई डोंट वेरीफाई द अकाउंट ओपनिंग एड्रेसेस ऑफ अकाउंट्स, यू नो दैट। I mean, नेशनल बैंक opens 1500 accounts a day. Do you think I verify the addresses? But अगर नेशनल बैंक के पाकिस्तान के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज लगेगा तो CEO पे लगेगा. So that is why I am involved in this. Let's start with that big picture. Right? I was the CEO, and as CEO I'm responsible for everything.
Then I left the country. I went to Saudi Arabia and became the chief risk officer of Saudi American bank at that time, Samba, and then Samba became Samba Financial Group and Citibank, etc. And I was then approved by the Saudi Arabian Monetary Authority. So the first point is that if there were active, verifiable money laundering charges against my person, do you think the Saudi Arabian Monetary Authority, which is the toughest regulator in the Middle East, would have approved my appointment as chief risk officer? No. So those charges were frivolous. Let me start by saying that. Then I went to Pakistan and became the CEO of Citibank in Pakistan. State Bank approved those things. Those controversies were still there. They were all frivolous, and they were raised by people who were been damaged by some of the things I might have done at Nigeria. And then I went to UAE. Central Bank of UAE approved my appointment as wholesale bank head for Abu Dhabi Islamic Bank and Mashriq Bank chief risk officer. Those are also regulatory approvals. So ye violations of money laundering are serious enough for you to not be able to get any of these positions. So let me get it out of the way that these violations are frivolous. They pertain to the bank in general. In any case, I gave you evidence going back to the court, us zamane ka, कि ये charges were dismissed, they were not pursued, and Citibank Nigeria has also given us a letter now, which I have shared with you. So these charges existed. These charges are now 17 years later being raised on Google and various forums by me, against me, by people who want to, who are hurt by the things I might be doing at National Bank. That's my feeling. These charges are frivolous. It's a waste of time. अच्छा, क्योंकि अब ये इस पे सवाल भी हम उठा लेते हैं, क्योंकि जो सिटी बैंक है, जो सिटी बैंक का लेटर है, सिटी बैंक वाज co-accused in this, ना, मतलब in this whole. जी, ये तो उनका लेटर है to support that, but there's a national NDLA का लेटर है. अच्छा, इस NDLA के लेटर के अंदर for the reasons advanced by the जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, for the reasons advanced by the prosecution, the charge number FHCL 12124C 2003 is hereby struck out, and the accused are hereby discharged with the caveat that they should not be prosecuted save with leave of this court. This is in view that the apparent lack of seriousness exhibited by the prosecution. Frivolous thing है, असल में हजारों अकाउंट खुलते हैं बैंक में. और आप यू हैव टू गो बैक 17 साल. आजकल का जो कंप्लायंस का और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का रजीम है ना, लेकिन सर ये जो उस जमाने में जो था, लेकिन ये जो हुआ, ये लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन की वजह से द चार्जेस वर डिस्चार्ज, यू आर डिस्चार्ज, ये एक्विटल, मतलब यू वर प्रूवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू दैट आई वाज द सीईओ. यू वर द सीईओ ऑफ द 3 accused थे सर इस केस में ना. वो कहते हैं कि सीईओ तो हर दफा अक्यूज होगा ना. they were the first accused name is improperly brought. You were the first accused or second? जी, first. अच्छा, the correct name is to be ascertained in the future. The second accused was no longer in the service of the assumed first accused. The third accused has not put appearance in the case. आप कौन से थे, first, second, third? ये मुझे याद नहीं, मैं तो गया ही नहीं कभी कोर्ट ना. अच्छा, आप कभी कोर्ट गए नहीं, मैं तो चला गया था. देखिए, अगर ये कोर्ट चार्जेस सीरियस होते, अगर सीरियस होते तो मैं सऊदी अरेबिया में था, वहाँ आते, सामा के पास आते चार्जेस, कहते हैं आपने किसी मनी लॉन्डर को हायर कर लिया एज चीफ रिस्क ऑफिसर, इसे अरेस्ट करके बाहर नाइजीरिया भेजिए. चार्जेस वर फ्रिवलेस. आपको वो से फ्रिवलेस, वहां पर कौन आपके खिलाफ हो गया था, किसने फ्रिवलेस किया वहां पर? अब ये मुझे नहीं पता कौन. मैं आपको नाम बता सकता हूँ. एक साहब थे जो सिटी बैंक नाइजीरिया की लीजिंग कंपनी चला रहे थे. अच्छा. उस लीजिंग कंपनी को मैंने बंद किया था. उसमें इतनी चोरी और इतना करप्शन था. उनकी बीवी थी जर्नलिस्ट और लॉयर. उन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ लोकल अखबारों में भी आर्टिकल लिखे, और फिर मैं जाने के बाद ये रेज हुआ. मैं तो जा चुका था 1 साल बाद. मैं आई हैड लेफ्ट नाइजीरिया. दे पर्टेन टू द एरिया. अभी मैं आफ्टर आई रिटायर, अभी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई चार्ज हो, उस जमाने का जब अली रजा यहाँ प्रेसिडेंट थे नेशनल बैंक के, तो उन पे लगेगा चार्ज, राइट? तो वो उनकी जिम्मेदारी है. तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल आप इस पे कौम का और अपना भी वक्त जाएगा. नहीं, मैं से सवाल, उन खातून ने सर ये केस जो है वो नहीं मुझे नहीं पता. ये तो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ. आपके सवाल पूछने के लिए किसने किया. यहाँ कंप्लेंट तो फेडरल पब्लिक ऑफ नाइजीरिया देखिए, और एनडीएलए जो उस पर नेशनल ड्रग लॉ. अगर आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स अकाउंट ओपनिंग के पता हो, तो एक चीज कहलाती है KYC, नो योर कस्टमर. नो योर कस्टमर. और उसके बाद कहलाती है UBO, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर. एग्जैक्टली. तो अगर आप किसी का अकाउंट खोले, किसी पॉलिटिशियन का, वो किसी और के नाम से खोले, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कुरेद के आप पीछे जाएं कि पता चले अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है. सही. तो वो उस जमाने में प्रैक्टिसेस वर वेरी वीक इन ऑल बैंक्स. ग्लोबली आपको पता है बैंकों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन लगे. डॉयचे बैंक को बैंक ऑफ परिबा पेड $9 billion फाइन. JP Morgan पेड several $100 million ऑफ फाइन. सिटी बैंक. प्रैक्टिसेस हैव इंप्रूव्ड. तो पुराने केसेस निकाल के कि आपने एड्रेस नहीं मालूम किया, लिखा ना एड्रेस नहीं मालूम किया, दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. अब प्रोसेसेस बहुत इंप्रूव हो गई हैं, अब ऑटोमेट हो गई हैं. अब अकाउंट नहीं खुल सकते हैं, यहाँ नहीं खुल सकते हैं नेशनल बैंक में. आप अकाउंट खोलने जाए पसीने आ जाएंगे आपको.
सवाल पूछ टफ हो गया मामला, बहुत टफ फैटफ के पास ज्यादा। एग्जैक्टली फैटफ। ये है कि पुराने मामला तो हैं, क्योंकि अब जैसे लास्ट जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट थे सईद अहमद साहब, तो खुद जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त हैं, अब उन्हीं का ट्वीट है, वो उस वक्त उनके ऊपर भी पुराने 1990 के इल्ज़ाम थे कि ही वाज एन अबेटर इन मनी लॉन्ड्रिंग विद इसाक डार। उस पर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि क्रोनिज्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाय नवाज शरीफ कंटिन्यूज एज की मैन इन दास मनी लॉन्ड्रिंग कन्फेशन appointed President National Bank of Pakistan. That was also an allegation of a decade ago or 2 decades ago. It was wrong. But he was, and then he was removed by the same federal cabinet. Asad Umar Saab was the finance minister. Or I think he was removed because he was appointed without a formal, I'm told, the formal approval of the cabinet. It was just a prime minister decision. So I was appointed by the entire cabinet. Achha. They voted for my appointment. So it is a different process. I think the process was, I'm not saying perfect in either case. It's not my authority or my incompetence to judge whether the process is perfect. I think if the process was imperfect, the government will have to answer for it. लेकिन जो रिपोर्ट हुआ था, जब इनको हटाया गया था, that was the federal cabinet on Tuesday suspended the National Bank of Pakistan President Saeed Ahmed on the NAB's request. That was not कि वो federal cabinet ने जो approval दिया था. On the NAB's request, Ahmed is a co-accused, not convicted, is a co-accused in a supplementary money laundering case with 2 other persons. The case has been filed in the Accountability Court. The NAB has filed the main reference against former Finance Minister Isaaq Dar. However, the court has already exonerated Saeed Ahmed. मैंने सुना कि हाँ उनको on charges of money laundering. He was exonerated on the charges, but he was facing allegations that is why he was removed. Saeed Ahmed साहब, तो इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ कि these are also नाम तो आरिफ उस्मानी है, आप सही से पूछिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी तो एलिगेशन सर 20 साल 20-25 साल पुरानी, तो ये भी 20-25 साल प्रोफेशनल आदमी थे सर, वो गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे सेंट्रल बैंक के, फिट एंड प्रॉपर उनका एज डिप्टी गवर्नर भी अप्रूव हुआ था। एग्जैक्टली। तो वो बुर्दबार आदमी है, वो जो उन्होंने किया वो पता नहीं, वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। मैं तो उनको मिला भी एक दफा ही हूँ, एक दफा मिला। लेकिन ये जो फिट एंड प्रॉपर में आपने ये डिक्लेयर किया हुआ था कि ऐसे कुछ थे एलिगेशंस जो खत्म हो गए बाद में, मतलब नहीं, क्योंकि मैं 2003 में यहाँ पर जो 2007 में जब मैं यहाँ पहली दफा आया था, एंड ऑफ 2000 अर्ली 2008 में स्टेट बैंक में, तो ये उस जमाने में इट वाज ओनली 5 years old एज अ कंट्रोवर्सी, 2003 में। सो इट वाज फ्रेश, and because this lady had written articles against me in Nigeria, even those used to be on the press, I think वो तो अब गूगल में भी नहीं मिलते, इतने पुराने हो गए। तो वो सवाल मुझसे पूछे गए थे, तो मैंने क्लियर कर दिया। तो सिटी बैंक ने लॉयर हायर करके ये क्लियर किया था। और अभी जब आप आए यहाँ पे, अभी तो पूछा, खत्म हो गया ना, टाइम बार भी हो गया, और ये केस इतना फ्रिवलेस है कि कोई कोर्ट में आया ही नहीं प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्योंकि वो उस जमाने की प्रोसेसेस, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, उस जमाने की AML की प्रोसेस और अब की प्रोसेस में इतना फर्क है। तो आई थिंक दैट दोज वर ओवर। ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में एहसन इकबाल साहब को भी आने किया होगा लाजमी। मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है, अभी आप कह रहे हैं कि टाइम बार हो चुका है केस, लेकिन जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, मैं नहीं कह रहा टाइम बार भी हो चुका होगा, बट मुझे ये नहीं पता जो केस था। देखिए, एक तो केस होता है अगर किसी केमिकल कंपनी की गैस लीक हो जाए और 200 लोग मर जाएं तो CEO पे होता है, बट CEO नहीं गैस मशीन चला रहा होता। तो एज CEO यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर कंपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय इन्वॉल्वमेंट इन दिस कंपनी इज हाईली रिमोट। आई वाज सिटिंग एट द टॉप ऑफ अ 1500 पीपल ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग एट 6 countries एज डिवीजन हेड फॉर वेस्ट अफ्रीका। सो यू कांट से कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 अकाउंट खुल गए जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जाम बाद में लगा आपके जाने के बाद, तो वो आपने की थी। नहीं आपने, लेकिन एज एन अक्यूज्ड आप थे इस केस में, तो ये आपने फिट एंड प्रॉपर में बताया था नहीं बताया था? मैं बस आप कह रहे हैं कि आपने इस बार नेशनल बैंक में जब आप अपॉइंट हुए एज प्रेसिडेंट, तो आपने ये केस था ही नहीं, मेरे दिमाग में था ही नहीं तो डिसमिस हो गया था पुराना। 2003 में ना केस में था, ना 2017 में जब मैं आया 18-19। अच्छा, फिर ये जब यहाँ रेज हुआ फिर आपको आया, फिर सिटी बैंक मैंने फोन किया कि भाई ये पुराना केस था, इसका हुआ क्या? तो उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड हमारे पास है और हम आपको खत दे देते हैं, ताज़ा खत है ये जो आपके पास है जी। सिटी बैंक का जो खत है ये बिल्कुल कब का है? सिटी बैंक का खतों से सिटी बैंक तो उसमें को अक्यूज था, मतलब इट वाज नो दे जस्ट कंफर्मिंग फिर एनडीए का आपने ऑर्डर दे दिया, दैट वाज दिस। लेकिन जो एसबीपी का क्राइटेरिया है, अगेन द प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड रेपुटेशन, दे से दैट यू हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, आप नहीं है कन्विक्टेड, और इन्वॉल्वड इन एनी फ्रॉड फॉर्जरी, हैव नॉट बीन सब्जेक्ट टू एनी एडवर्स फाइंडिंग्स, have not been subject to any adverse findings, you have to declare it। अगर कोई adverse findings भी आपके खिलाफ, तो adverse finding उनके जो भी adverse finding declared हैं 2007 में जब मैं आया था सब declared थी। मैं बता रहा हूँ ये केस डिसमिस हो गया था। आप
I don't know what the implications of your question are. I don't understand. नहीं, आपने ये जो एडवर्स फाइंडिंग्स थी एनडीएलए की जो भी थी चार्जशीट, तो ये इस दफा आपने प्रॉफिट एंड प्रॉपर में स्टेट बैंक को बताई थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी? नहीं थी नहीं इन्फॉर्मेशन किसी के पास। ये तो अभी निकली है सर, जब आने लोगों को तंग करना शुरू किया है सिटी बैंक में या नेशनल बैंक में पाकिस्तान में, तो अभी उन्होंने कहीं से डिगअप करके निकाला है। और ये जो आप लोग आपको तंग कर रहे हैं, ये आप तंग कर रहे हैं उन्हें को? हाँ, मैं भी तंग कर रहा हूँ, तो उनको भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, तो वो लोग जा रहे हैं केस कोर्ट लेके? मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि शायद मेरे ख्याल से वही लोग जा रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है, जो नेशनल बैंक में तब्दीली करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप नेशनल बैंक में तो खैर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन माय 3 years, of which only people will be happy to know in National Bank that only 14-15 months are left. I've done 18-19 months already, so inshallah नेशनल बैंक में जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो नेक नियति से और ध्यानदारी से कर रहा हूँ, और आपको उसके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। अभी तो कुछ नजर आए थोड़े थोड़े। ठीक है, इंशाल्लाह जो प्रॉफिटेबिलिटी और रिजल्ट्स के ऊपर भी हम आपके साथ प्रॉफिटेबिलिटी रिजल्ट भी अल्लाह मियां की देन है, वो तो मैं डायरेक्टली अगेन आई विल से दैट एज सीईओ यू ओनली बिल्ड अ टीम एंड द रिजल्ट्स कम फ्रॉम द टीम बट एंड द एनवायरनमेंट। वी वर लकी लास्ट ईयर, द रिजल्ट्स आर वेरी चैलेंजिंग, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट एंड गेटिंग बेटर, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उस्मानी साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सवालात जो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने सवालात की सूरत में रखे। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।